जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू कमर साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम, सब कुछ। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और वो ये है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो उनका ग्लोबल पार्टनर है, जबकि पाकिस्तान जो है वो एक की रीजनल एलाय या पार्टनर है। सर, हाउ डू यू रीड दिस स्टेटमेंट? आप इसकी क्या करते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में तो ये समझा जा रहा था कि जैसे इमरान खान साहब के दौर में ताल्लुकात जो थे वो ऑलमोस्ट बड़े नीचे लेवल पे चले गए हुए थे। सो आप इसको कैसे देखते हैं दैट पाकिस्तान इज कंसिडर्ड एज ए रीजनल पार्टनर एंड अमेरिका considers इंडिया एज ए ग्लोबल पार्टनर? और इसकी जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है उसमें व्हाट डज कम इन, लाइक वेयर डू दे कंसिडर, कहाँ कहाँ उसको वो ग्लोबल पार्टनर समझते हैं? चीमा साहब, आपने कभी शायर को काम करते हुए देखा है? अपने पैड पे शेर लिखता है, उसको पसंद नहीं आता, निकाल के फिर वो गार्बेज में डाल देता है, फिर दूसरे पेज पे डालता है। देन ये रियलाइज कि अरे दूसरा वाला ये तो और भी गलीज है, फिर वो पुराना वाला गार्बेज से निकाल के उसको टिक टाक करता है। तो मुझे लगता है कि द यूएस इज डूइंग द सेम थिंग विद पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी, कि इमरान खान अब आउट है, तो फिर वो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को रिसरेक्ट करने के लिए दे आर सेइंग सडनली पाकिस्तान इज इम्पोर्टेंट। मैं आपको गारंटी करके देता हूँ कि अगर आप वापस इमरान खान को लेकर आ जाएं और वो कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी कहते हैं ना, वो उसी तरह से अगर बातें शुरू कर दिए कि वी नीड टू हैव एन अलायंस अगेंस्ट द वेस्ट, अमेरिका इज रिस्पांसिबल फॉर माय बुखार, तो फिर वही पैड वापस गार्बेज में डाल देंगे। देखो, सो आई थिंक दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। ये सारे जेस्चर्स आर ट्राइंग टू सेंड द मैसेज टू द पाकिस्तानी मिलिट्री कि देखो भाई, इफ यू प्ले बॉल विद अस, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी मैसेज है, ये पाकिस्तानी एलिट के लिए भी मैसेज है कि भाई हम आपको रीजनली इम्पोर्टेंट बना सकते हैं, आप क्यों पंगे ले रहे हैं हमारे से अननेसेसरीली, राइट? सो दैट इज द क्वेश्चन, आई थिंक दैट इज। दूसरी चीज ये है कि आई थिंक अमेरिका में ये इंडिया की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी से थोड़ा बहुत पेशेंस कम हो रहा है। आपने देखा होगा जब से मिड टर्म खत्म हुए, बाइडेन की जरा पेशेंस का मेयार कम हो गया है। सबसे हमारे पेट पिछले जेलेंस्की थे, अब वो जेलेंस्की को पब्लिकली डांट रहे हैं। और मतलब ही इज लूजिंग हिज टेम्पर विद जेलेंस्की। तो मेरे ख्याल से द पेशेंस विद इंडियाज प्लेइंग फुट, मतलब इंडिया पूरी तरह से ना दरवाजे के अंदर आ रहा है ना बाहर आ रहा है, दरवाजे पे खड़े रह के बातें कर रहा है मुसलसिल, राइट? तो भाई आ जाओ कोर्ट के अंदर या बाहर हो जाओ। आप ना तो बाहर हो रहे हैं ना अंदर आ रहे हैं, लाइक सो आई हैव अ फीलिंग कि ये देयर इज सम इम्पेशंस ऑन दैट सेंस, एंड दे आर ट्रिगरिंग इंडिया बाय प्लेइंग बॉल विद पाकिस्तान। पाकिस्तान को उठा के 450 मिलियन दे दिया आउट ऑफ द ब्लू। और फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि यूएन जनरल असेंबली की बात पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, फॉरेन मिनिस्टर को, मिलिट्री के चीफ ऑफ मिलिट्री, सबको यहाँ पे ना तफरी कराए, इन्होंने नाश्ता करवाया। So there was a lot of entertainment going on. Suddenly they seem to be caring. लेकिन अगर आप फाइन प्रिंट पढ़ें तो nothing is new. What is new is with India. तो अगर आप देखें कि जेस्चर तो इट इज लाइक अ पॉलिटिकल मूव, लेकिन पॉलिसी वाइज सॉलिड है वो। इनकी जो एक्सक्यूजेस और एक्सप्लेनेशंस है वो मतलब हैव बीन रिटन बाय समबडी हु हैज थॉट इट थ्रू। उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ दुनिया को ठीक करने के लिए पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं। दिस इज द थिंग, इंडिया इज आवर ग्लोबल पार्टनर इन डूइंग ग्लोबल गुड। यही है ना, चाइना को कंटेन करें, ईस्ट एशिया को, इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री और डेमोक्रेटिक रखें, इंडिया के साथ मिलकर दूसरे प्रोजेक्ट्स करें। सो इंडिया इज बिकमिंग लाइक अ पार्टनर। जैसा आप दोस्त नहीं बन, चलो मूवी जाते हैं यार, तो यू हैव वन गो टू फ्रेंड ऑफ योर्स ना, प्रोजेक्ट भी करना है, संडे को वॉलंटियर वर्क भी करना है, तो इंडिया इज बिकमिंग लाइक दैट। लेकिन पाकिस्तान की उन्होंने फिर वही दो पुरानी चीजें थी, फाइट एक्सट्रीमिज्म, फाइट टेररिज्म, स्टेबलाइज अफगानिस्तान, ये दो रीजन दिए उन्होंने। सो वी सी
पाकिस्तान एज ए रीजनल पार्टनर। तो वो पुरानी एफपैक की फाइल, वही मैं कह रहा था कि गार्बेज में से उन्होंने निकाली, फिर उसको फोल्ड वोल्ड करके ठीक करके फिर उसको वही नज़म को पेश कर दिया कि पाकिस्तान इज अ रीजनल एलाई एंड वी वांट देयर हेल्प। किसी दूसरी चीज़ में नहीं कहा वी वांट पाकिस्तान हेल्प इन अफ्रीका, ये नहीं कहा वी वांट पाकिस्तान हेल्प इन इवन। अब देखें पिछले 2-3 दिन से ये बातचीत हो रही है कि COP27 में पाकिस्तानीज हैव अचीव समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, के फाइनेंशियल जो फंड्स उन्होंने डेजिग्नेट किया है, उसके बावजूद वाशिंगटन इज नॉट सेइंग दैट वी सी पाकिस्तान एज एन एलाई इन फाइटिंग क्लाइमेट चेंज। समझे ना, दुनिया से जिससे फायदा हो सकता है उसमें वो पाकिस्तान को अपना एलाई नहीं समझ रहे। सिर्फ यही कि पाकिस्तान एक्सट्रीमिज्म से पाकिस्तान की तरफ ही इशारा है। We see Pakistan as an ally in fighting extremism और फिर अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करने के लिए। So I have a feeling कि while पाकिस्तानी elite should receive the message जो वाशिंगटन से आ रहा है कि भाई आप हमारे से दुश्मनी मत करो, दोस्ती रखो, आपकी हम अहमियत बढ़ा सकते हैं, बट दूसरी चीज़ ये है कि they should also realize कि we need to find some other game to play with America other than these two things, अफगानिस्तान और टेररिज्म के अलावा और कुछ एजेंडा पे होना चाहिए। बिकॉज आप माने या ना माने कमर साहब, हम टेररिज्म का जब भी डिस्कशन छिड़ता है दैट डिस्कशन इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। यस, सो दे नीड टू हैव अ थर्ड डिस्कशन। वो अब इंडिया के साथ देखें, अब एनवायरनमेंट पे बातें हो रही है, कोविड पे बातें हो रही है। सो इंडिया इज बिकम ए यूजफुल partner, friend, an ally on whom America can trust to do things. वो मैसेज इज वेरी क्लियर इन जो स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं स्टेट डिपार्टमेंट से, और जो बंदा डिलीवर कर रहा है वो स्टेटमेंट वो भी बंदा इंडियन ओरिजिन का है। सो इट 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 हैज ए, आपको मेटा मेटा जो कहते हैं ना बच्चे, मेटा मेटा वो मेटा इफेक्ट है कि इंडियन अमेरिकन इज स्पीकिंग अबाउट इंडिया एंड अमेरिकाज रिलेशंस। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। ये व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म और पाकिस्तान का जिक्र आना, दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ अप्रिशिएटेड एंड दिस इज़ नॉट समथिंग जो होना चाहिए। और हम यहाँ पे इस बड़ी बात कर रहे हैं कि ये इंडिया किन टॉपिक्स पे बात कर रहा है, और जब पाकिस्तान के पास ग्लोबल लीडरशिप आती है तो वो किन टॉपिक्स पे बात कर रही है। ये एक ऑब्वियसली पेनफुल चीज़ है। लेकिन डॉक्टर साहब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ इस हवाले से, और वो ये है कि इंडिया को कहा जा रहा है कि दिस ए न्यू एशियन पावर। बल्कि रिसेंटली इंटरनेशनल प्रेस में G20 पे जब हुआ तो आई थिंक CNN ने एक बड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा और उन्होंने कहा कि जो है वो न्यू एशियन पावर जो है वो चाइना नहीं है, इंडिया है। डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं कि ये जो इतना ज़्यादा स्टेटस एलिवेट किया जा रहा है टाइम एंड अगेन, डिस्पाइट पुटिंग अ क्वेश्चन मार्क, बिकॉज कई जो वेस्टर्न हल्के हैं वो इंडिया से अनक्वेश्चनेबल किस्म की जो है ना, अनक्वेश्चन किस्म की लॉयल्टी लेना चाह रहे हैं। कई जो है वो कह रहे हैं कि जो ठीक है इनको जो है वो आप दें, पावर दें, इनको स्टेटस दें। तो आप समझते हैं कि ये जो इस तरह वेस्टर्न प्रेस में लिखा जा रहा है न्यू एशियन पावर, तो दैट इज बेसिकली ऑब्वियसली टू काउंटर चाइना, बट समवेयर आप समझते हैं कि वेस्टर्न ममालिक जो है वो डरे भी हुए हैं दैट के इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है इसकी वजह से, या कि आप समझते हैं कि दे हैव टू कोऑप्ट विद इट? देखिए वो आर्टिकल मैंने भी पढ़ा जिसका आप रेफरेंस कर रहे हैं। वो आर्टिकल एक्चुअली ये कहता है कि वेस्ट में इतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, पर इन इंडिया एंड इंडियन मीडिया इज सजेस्टिंग दैट देयर इज ए न्यू राइजिंग पावर व्हिच इज एशिया। ये वेस्टर्न प्रेस नहीं कह रहा है, ये इंडियन प्रेस कह रहा है, बट द आर्टिकल वाज ऑन CNN पे था ये आर्टिकल। सो रिटन बाय एन इंडियन जर्नलिस्ट आल्सो। तो बट चक्कर ये था कि इंडिया में एक लार्ज जियो पोलिटिकल फॉलोइंग कंस्टिट्यूंसी पैदा हो गई है जो दूसरे मुल्कों में उतना नहीं है, जिसका फ़ायदा आपका शो और मेरा शो भी हासिल करता है। हमारा मतलब हम कोई, अब हम जो बात कर रहे हैं इट्स सच ए नुआंस्ड बातचीत है ना, ये यूजुअली एलिट के बीच में, फॉरेन पॉलिसी के एलिट के बीच में, स्कॉलर्स, पॉलिसी थिंक टैंक्स के बीच में होती है ये बात। लेकिन हम ये बात यूट्यूब पे कर रहे हैं और 1 घंटे के अंदर हज़ारों लोग इसको देख लेंगे। सो दैट इज़ बिकॉज इंडिया में एक बड़ा स्ट्रेटेजिक कल्चर, काफ़ी लोग, और मैं लोगों से
सवाल जवाब भी करता हूँ, तो मुझे जो सवाल भेजते हैं काफ़ी सोफिस्टिकेटेड भेजते हैं. सो देयर इज़ अ ग्रोइंग अवेयरनेस इन इंडिया अबाउट जियोपॉलिटिक्स, और वो रेजोनेट हो रहा है बिकॉज इंडिया इज राइजिंग इंटरनेशनली. समझ रहे हो ना? तो इंडिया इज बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट. अब अमेरिका कोई काम नहीं करता विदाउट इंडिया. और जो बाइडेन और मोदी की जो तस्वीर थे G20 से, वेयर बाइडेन हैज हिज हैंड अराउंड मोदी और मोदी उनसे बात कर रहे हैं जैसे कि पुराने दोस्त हैं, तो इस तरह के वीडियोस वायरल हो रहे थे इंडिया में. सो देर इज ए ग्रोइंग अवेयरनेस, और इसमें कोई शक की बात नहीं. जो लैंग्वेज वेस्टर्न स्कॉलर्स यूज करते हैं, वेस्टर्न पॉलिसी मेकर्स, दैट वो साफ कह रहे हैं कि इंडिया इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री इन द वर्ल्ड टुडे. नंबर वन. नंबर टू, इंडिया और अमेरिका का जो रिलेशनशिप है, दैट इज द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप. ये लफ्ज बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस ऑफ वर्ड्स है, टू कॉल इट द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल. यानी इफ द पॉलिसी, इफ दिस पार्टनरशिप सक्सीड्स, उसके बहुत ज्यादा असरात होंगे, एंड इफ दिस पार्टनरशिप फेल्स, उसके बहुत ज्यादा असरात होंगे. सो ईदर वे इट इज वेरी कॉन्सिक्वेंशियल. बट एक फ्रेज है हमारे पास कि चने के झाड़ पे चढ़ाना. आई डोंट नो वेदर पाकिस्तान में ये बात आपको समझ. चने के जो झाड़ के ब्रांचेस होते हैं वो बड़े कमजोर होते हैं. तो अगर आप किसी को चने के झाड़ पे चढ़ा दें तो वो गिरेगा जरूर. तो ऐसा ना हो कि चाइना को डाउन करने के लिए इंडिया को चने के झाड़ पे चढ़ा दे अमेरिका, और फिर इट कॉजेस प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया. तो दैट इज ए सीरियस डिस्कशन. लेकिन अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ अमेरिका की साउथ एशिया पॉलिसी, लोगों का कहना है कि इफ अमेरिका वाज सो जेन्युइनली सीरियस अबाउट इंडो पैसिफिक, इंडिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, देन ये यूक्रेन की जंग को इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होने नहीं देता, इतने रिसोर्सेज सक होने नहीं देता. सो अमेरिका की भी पॉलिसी जो है टुवर्ड्स चाइना, आई थिंक इज स्टिल इवॉल्विंग. अगर आप क्लिंटन के ज़माने में गए, आई थिंक इट वाज बिल क्लिंटन जिसके वजह से चाइना को जो MFN स्टेटस मिला था, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस, यानी इट वाज गेटिंग द सेम डील इन ट्रेड जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को मिलती थी. तो चाइना, इवन बिफोर इट जॉइन WTO, वाज गेटिंग द सेम प्रिविलेजेस फ्रॉम अमेरिका. और चाइना का इवेंचुअली इंटरनेशनल सिस्टम में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होना, ये अमेरिका की वजह से था. अमेरिका ने उसको पुश किया. तो अगर आप जाके 1990s में चाइना के बारे में पढ़े कि अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स, इंटेलेक्चुअल्स क्या कह रहे थे उस जमाने में, हेनरी किसिंजर की एक एक स्टेटमेंट बहुत मशहूर हुई थी कि इफ यू ट्रीट चाइना लाइक एन एनिमी, चाइना विल बिकम योर एनिमी. उसका कोरोलरी ये था कि इफ यू ट्रीट चाइना एज एन एलाई, इट विल बिकम योर एलाई. और ये जो न्यू लिबरल थियरीज थे कि अगर चाइना इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट हो जाता है दुनिया के साथ, इफ इट गेट्स इकोनॉमिकली एंगेज्ड एंड एंटेंगल्ड भी कहिए आप वर्ल्ड में, तो चाइना विल बिकम मोर डेमोक्रेटिक. एंड तो वो सारे प्रिडिक्शंस एंड एंटिसिपेशंस फेल हो गए ना चाइना को लेकर. चाइना हैज बिकम इकोनॉमिकली डेवलप्ड, चाइना हैज बिकम ग्लोबली एंगेज्ड, इतनी हद तक कि वो ऑल्टरनेट ग्लोबलाइजेशन पैदा करने की कोशिश कर रहा है थ्रू द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. लेकिन इट हैज नॉट बिहेव्ड इन द वे द वेस्ट वुड लाइक इट टू बिहेव. अब वो सेम, क्या कहना चाहिए, वही गार्बेज में से वही गेम प्लान फिर से निकाला, फिर वही गजल अब इंडिया पे पड़ी जा रही है कि सेम प्लान कि अब इंडिया को चढ़ाएं and say you are the most important country, not China. You are the key country. You are this to see whether China will play the role that the Western elite wanted the China to, or whether India will play the role that they wanted China to play. समझे ना? So India बिल्कुल. has to be, मतलब Indian policy makers अगर ये discussion सुन रहे हैं तो I would recommend very strongly कि वो जितना go slow जाए ये इंडो पैसिफिक पे, और अमेरिका, they should not get carried away by America's statements कि मैं global partner हूँ. अमेरिका ने बहुत लोगों को धोखा दिया है, ये याद रखने चाहिए. So they should not go by these phrases and these statements. They should keep their eyes on the ball, which is their own national interest, and not move. इधर उधर ना हटे, वरना बोल्ड हो जाएंगे.
बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मैं चीज़ आपसे इसी, क्योंकि ग्लोबल लीडर की बात हो रही है, तो जब ये G20 की कॉन्फ्रेंस हुई, तो इंडियन जो लीडरशिप है एट होम, जी। वो इसको उनको ये टर्म लेनी थी, लेकिन उन्होंने अगला 2023-24 पे इसको जो है वो 23 पे लेके गए, ताकि क्योंकि 2024 में इलेक्शन होने हैं। तो जैसे ही अगले सितंबर में ये G20 की समिट होगी और उसके बाद 6 महीने के बाद इंडिया के अंदर इलेक्शंस हैं, आप इस ट्रेंड को गेज कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी G20 को इस्तेमाल करेंगे फॉर द नेक्स्ट इलेक्शंस, और ये बताने के लिए कि मोदी साहब जो हैं वो ग्लोबल लीडर बन चुके हैं, और इस वक्त अगर G20 हो, अगर आप उनकी ट्विटर टाइमलाइन देखें तो वो दुनिया को बता, वो इंडियंस के लिए था कि सब ग्लोबल लीडर्स को मिल रहे हैं। रिसेंटली अमित शाह ने ये कह दिया कि जनाब मोदी जी ने जो है वो यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंग रुकवा दी। बाद में इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसको कंट्राडिक्ट किया, उसके स्पोक्स पर्सन ने। लेकिन ये जो G20 की प्रेसिडेंसी है, इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी इंडिया का ये जो इंटरनेशनल इमेज क्राफ्ट हो रहा है, इसको नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल करेंगे 2024 को, और बताएंगे कि हम जो है वो अब रीजनल नहीं रहे, अब हम ग्लोबल हो गए हैं। डू यू फाइंड दिस ट्रेंड एंड ट्रेजेक्टरी के the Modi government will use G20 for 2024 elections? खबर साहब, आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं। सर। आप ऐसा बात कर रहे हैं जैसे कि आप एक नॉन डेमोक्रेटिक मुल्क से बात कर रहे हैं, क्योंकि हर डेमोक्रेसी में ये इनएविटेबल है कि हर पॉलिसी को इलेक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए। सो फॉर एग्जांपल, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल डिस्कशंस में हमेशा दो वॉइसेस होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर फॉरेन पॉलिसी का डिस्कशन हो रहा है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और से चीफ ऑफ स्टाफ जो होता है ना व्हाइट हाउस का, लोग भूल जाते हैं ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन आफ्टर द प्रेसिडेंट, चीफ ऑफ आर्मी जो व्हाइट हाउस स्टाफ होता है यूजुअली। तो तो क्या होता है, मिसाल के तौर पे आप बुश को ले लें और कार्ल रोफ को ले लें, ठीक है। कॉन्डोलीजा राइस आके कहती हैं, देखिए प्रेसिडेंट बुश, वी नीड टू डू ए बी सी डी, दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज हाउ वी विल अचीव आवर नेशनल इंटरेस्ट। वहाँ कार्ल रोफ बैठ के बोलता है, आई डोंट केयर अबाउट दैट, बट इफ यू डू दिस यू विल लूज द कमिंग इलेक्शन। हम्म तो हर पॉलिसी चॉइस के दो रिस्क होते हैं, एक पॉलिसी रिस्क, एक पॉलिटिकल रिस्क, राइट। तो हर elected leader will think twice about taking a policy which may be good for his country but bad for him or his party. तो मोदी is in this क्या बोलना चाहिए, happy position where G20 can be good for both. तो पॉलिसी विन भी है, पॉलिटिकल विन भी है। तो ये इंडिया के लिए भी बेहतर है, इंडिया का स्टैचर बढ़ रहा है, इंडिया के स्टैचर के साथ मोदी का स्टैचर बढ़ रहा है, और इलेक्शन के करीब, दैट इज वेरी गुड। आपको पता है वो सारे फोटोग्राफ सब फ्री एडवर्टाइजिंग होने वाली है हर मीडिया चैनल पे। G20 विद मोदी रिसीविंग ऑल हेड्स ऑफ स्टेट, मोदी मेकिंग ओपनिंग रिमार्क्स, और फिर वो ओपनिंग रिमार्क्स तो आपने देखा यूएन टाइप स्पीच हो गई जिसमें ही विल टॉक अबाउट हिज अचीवमेंट्स, राइट। हमने ये किया, हमने वो किया, हमने किया, हमने लोगों को इतने वैक्सीन दिए, 2 करोड़ 200 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिए, all of those kind of statements will be made in those opening statements, which are legitimate, right? He's going to tell the world that India is moving now, but वो टीवी पे डोमेस्टिक कंजम्पशन तो होगा। सो द टाइमिंग इज गोइंग टू हेल्प देम। कहिए कि जो टाइमिंग है, बिकॉज इट इज सो क्लोज टू द इलेक्शन, इट इज पोटेंशियली गोइंग टू हेल्प देम। और ये सब करते हैं, मतलब बाइडेन की आप देखिए रवैया पोस्ट मिड टर्म इलेक्शन एंड प्री मिड टर्म इलेक्शन, जिस तरह से वो यूक्रेन के बारे में बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन जो चाहे वो अमेरिका करने के लिए तैयार है। ऐसा मिड टर्म खत्म होते ही अमेरिका का रवैया बदल गया। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि इंडिया जैसी हेजिटेंट पार्ट्स जो हैं, दे आर बेसिकली ऑल्सो अ प्रॉब्लम कि व्हेन G20 जो है वो बड़े फैसले नहीं कर सकती? आपको नहीं लगता कि ये भी तो एक चीज है? बिकॉज दिस इज वेयर द वेस्ट इज थिंकिंग दैट इट इज हेजिटेंट टू टॉक एंड टू टेक डिसीजंस बेसिकली। तो आपको नहीं लगता कि दैट्स ऑल्सो अ चैलेंज? देखिए, इंडिया का जो रोल है G20 में, मतलब इट इज बहुत, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इट इज बोथ ए टेस्ट एंड ए टेस्ट ऑफ ग्लोबल लीडरशिप।
तो इंडिया को टेस्ट मिल रहा है ऑफ ग्लोबल लीडरशिप, लेकिन ये टेस्ट भी है कि इंडिया अचीव क्या करता है, और वो इंडिया का टेस्ट विल बी इन द एजेंडा दैट इट सेट्स। और अगर आप एजेंडा देखें तो नरेंद्र मोदी का जो पार्टिसिपेशन था बाली में, वहां से आपको क्लियर मिल जाता है कि एजेंडा क्या होगा। इंडिया इज गोइंग टू फोकस ऑन डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल कनेक्टिविटी, डिजिटल स्मार्ट सिटीज को प्रमोट करेंगे, स्मार्ट टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेंगे, डिजिटल कनेक्शन, डिजिटल वर्ल्ड, हर चीज डिजिटल, डिजिटल पैसा वगैरह वगैरह, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? And promoting this in countries is also good because India is technologically, इसमें इंडिया के सारे यूनिकॉर्न्स इधर से ही आ रहे हैं। इंडिया विल बेनिफिट फ्रॉम इट फाइनेंशियली, बिजनेस सेक्टर में। तो दिस इज द यूके ये के द बिजनेस साइड ऑफ G20। दूसरी चीज वो फोकस करने वाले हैं ऑन सप्लाई चेन इश्यूज, फ्यूल, फर्टिलाइजर, फूड वगैरह की जो शॉर्टेजेस हो रहे हैं, खासतौर से जंग को लेकर। And that is where they will also become the voice of the global south। और तीसरे जो इश्यू है वो मेडिसिन वगैरह है। तो मुझे लगता है कि जयशंकर wants to lead the world, but he wants to avoid controversial issues। तो नॉन कंट्रोवर्शियल इश्यूज में लीडरशिप दिखाना चाह रहे हैं, जैसा कि हेल्थ केयर में कंट्रोवर्सी कुछ भी नहीं है ना। जिनको मदद चाहिए उनको मदद पहुंचाएं, जो मदद दे सकते हैं उनको मोटिवेट करें कि मदद दें। सो इंडिया इज गोइंग टू बिकम ए प्लेयर। देखिए ये लफ्ज इस्तेमाल होना शुरू हो गया, इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, यानी इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट हो रही है, इंडिया की हेल्थ केयर प्रमोट हो रही है, इंडिया की साइंटिफिक knowledge and technology is being promoted। What India is not going to do is deal with the tricky situation problems of the time। ईरान के सैंक्शंस, रशिया के सैंक्शंस, यूक्रेन रशिया का जंग, ये मसलों पे इंडिया इज नॉट गोइंग टू गो इन देयर। वो छोड़ देगा अमेरिका के लिए कि भाई तुम बात करो इन पे। एंड दैट इज वेयर द वर्ल्ड वांट्स इंडिया टू गेट इन्वॉल्व इन द हॉटस्पॉट्स, and India is staying out of that hotspot, and I think that is a smart strategy, कमर साहब। कि क्यों गड़े में जाएं, आप ऑलरेडी गड़े में फंसे हुए हैं, मुझे नजर आ रहा है यहाँ से, और आप मेरे से रिच हैं, आप मेरे से पावरफुल हैं। तो जहाँ अमेरिका जाके फंस गया वहाँ इंडिया क्यों जाए? बिल्कुल सही कह रहे हैं ऑब्वियसली। ये एक स्ट्रैटेजी तो अच्छी है बिकॉज एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट, लेकिन या देयर सो मेनी ऑब्वियसली हु विल कंसीडर के इंडिया की ये जो हेजिटेशन है इट्स आल्सो अ चैलेंज बिकॉज वे नॉट जस्ट इंडिया, और बहुत से ऐसे ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया इज इन अ सेम क्लब जिसने ओपेक पे या ऑयल प्रोडक्शन पे बड़ा जो सीरियस स्टेप लिए हैं, लेकिन वो दे थिंक दैट दिस डिसीजन इज गुड फॉर देयर नेशनल इंटरेस्ट and for their position rather कि वो everybody is not supposed to appease or not supposed to make Americans or the Western countries happy। At the end of the day it is all national interest। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। एंड देखते हैं कि ये जो स्टेट डिपार्टमेंट ने ये बात की है, ऑब्वियसली G20 इज गोइंग टू गिव इंडिया मैसिव पोजीशन। और जिस तरह आपने भी कहा कि इलेक्शंस में या इस तरह की सिचुएशन में फॉरेन पॉलिसी जो है, क्योंकि 2019 का जो इलेक्शन था दैट वाज इन द रीजनल कॉन्टेक्स्ट, पाकिस्तान के हवाले से था, लेकिन 2024 का जो इलेक्शन आता नज़र आ रहा है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम एन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव की तरफ से। सो दो चीजें खबर साहब उसमें। एक तो इट इज नॉट जस्ट G20 ना, SCO की भी लीडरशिप है उस साल, फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की भी ऑल्सो। आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू बी द चेयरपर्सन इन द यूएन की ह्यूमन राइट्स की कोई कमीशन की यूएन को लेकर। So India is going to be leading 3 global forums at that same time, so it will be constantly in the news। दूसरी चीज ये है कि आपने देखा होगा कि इंडिया के मीडिया, इंडिया के इंटेलेक्चुअल्स जो बोलते हैं, they try to give all credit to प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो जो जो इंडिया का स्लोगन है मोदी है तो मुमकिन है। तो what is going to happen is कि India's leadership on the global stage will just be a reflection of Modi's stature on the global stage। बिल्कुल ठीक है। मैं हाँ, तो वो जाके इलेक्शन में काम आएगा ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो द आईज ऑन द जनरल इलेक्शंस के ऊपर है। और एक दफ़ा वो
मैं पढ़ रहा था कहीं कि एल के अडवाणी साहब ने कहा था कि जो मोदी साहब हैं, ही इज़ अ गुड इवेंट्स मैनेजर। सो जो G20 का इवेंट मैनेजमेंट है, जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, so it will be a good event management, or that is obviously that will create optics. मतलब India will put up a good show, there is no doubt about it. But what is also interesting is मतलब philosophically अगर आप इसको देखें, so the message जो भारतीय जनता पार्टी will send is saying देखो हमारा जो लीडर है वो ना सिर्फ डोमेस्टिकली लीडर है, ग्लोबली लीडर है। कांग्रेस के पास कौन है, Yes, ऑपोजिशन में कौन है, देयर इज मतलब लीडरशिप विल बिकम एन इशू इन दैट इलेक्शन। yes, हम लीडरशिप ना सिर्फ एट होम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लीडरशिप ग्लोबली भी दे रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो, रथ यात्रा या क्या जोड़ो यात्रा चल रहा है या तोड़ो यात्रा जो मजाक उड़ा रहा है, उड़ाया जा रहा है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विद आईएनसी इज के लीडरशिप का इश्यू, कि उनकी लीडरशिप इज बैड, पप्पू कहते हैं बेचारे को, राहुल गांधी को। तो so the contrast कि भाई you have no other alternative leader in India, that will be the message which will resonate out of G20. बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो दोनों तरफ बड़ा क्लियर डिफरेंस है। एक तरफ राहुल गांधी का और नरेंद्र मोदी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। और वो तो अब तो वो उन्होंने इंडिया के अंदर एक माहौल बना दिया है कि दे कॉन्सिडर कांग्रेस को वो डायनेस्टिक पार्टी कहते हैं, और वो कहते हैं हम इसको वी आर नॉट गोइंग टू गो एंड वर्क विद इट। और इस चीज़ का जारी बात है बीजेपी काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ायदा भी उठा रही है, और बात भी बहुत सारी डेवलपिंग वर्ल्ड में ये बात जो है वो चल रही है। Anyhow, thank you very much, Professor Dr. Muqtedar Khan sir. It was lovely talking to you, sir. Thank you. Thank you, sir.